आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर थ्योरम के बारे में। अब एक्चुअल में ये मास्टर थ्योरम क्या होती है एंड इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। देन उसके बाद मैं सिंपल सा आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, देन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे अपन, है ना। सिंपल से यहाँ पे देखो मास्टर थ्योरम क्या है, राइट। जैसा मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेम वही चीज़ें ध्यान से सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली, देन उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस आपको अपना फुल कंसंट्रेशन यहाँ पे बना के रखना है, ठीक है। ध्यान से देखो किस तरीके से आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, सब्स्टिट्यूशनल मेथड is applicable to all the recurrence relation, but it is slower, and master theorem is applicable only some specific recurrence relation if condition is satisfied, right. It is faster but all recurrence relation not solved by master theorem। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जो अपने recurrence relation होते हैं, राइट, recurrence relation से क्या अपन फाइंड करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन फाइंड करते हैं, अपन ने प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा हो, वहां पे हमने क्या किया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए अपन क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज कर रहे थे, है ना। सब्स्टिट्यूशनल जो मेथड थी वो अपन यूज कर रहे थे, राइट। मतलब एक की वैल्यू दूसरे के अंदर पुट करना, इस तरीके से अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड कर रहे थे। बट यहाँ पे वो प्रोसेस काफी ज्यादा अपनी लेंदी हो रही थी एंड काफी ज्यादा बड़ी जा रही थी, है ना। उसके लिए अगर उस प्रोसेस को छोटा करना है, यहाँ पे एक और प्रोसेस आती है मास्टर थ्योरम। अब मास्टर थ्योरम की हेल्प से भी अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड कर सकते हैं, है ना। बट कंडीशन ये है कि जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड थी उसकी हेल्प से आप सारे रिकरेंस रिलेशन को फाइंड कर सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। बट यहाँ पे जो मास्टर थ्योरम है ये कुछ स्पेशल केसेस में लगती है, मतलब सारे यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन में ये नहीं एप्लीकेबल होगी, ठीक है। किस में होगी, जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब कंडीशन क्या है वो अपन यहाँ पे देखते हैं, राइट। यहाँ तक फिलहाल आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, अब देखो आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहले टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू ए प्लस एन बाय बी प्लस एफ ऑफ एन, इतनी चीज आपको दिख रही है। अब इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे बी है ना। मतलब अगर इस फॉर्म में कोई भी रेफरेंस रिलेशन है तो वो अपन मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। बट उसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, उसमें ये कंडीशन है कि यहाँ पे जो ए है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 या फिर 1 से ज्यादा होनी चाहिए। जो अपना बी है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा। अगर 1 होगी तो भी नहीं चलेगा, 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जैसे सिंपल सा समझो, जैसे मैंने बोला आपसे यहाँ पे टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू ए प्लस, देन यहाँ पे क्या है अपना एन बाय बी, देन प्लस में एफ ऑफ एन, कुछ इस तरीके से। अब मैंने बोला आपसे यहाँ पे कि जो ए है और जो बी है इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ये 1 के इक्वल होगी तो चलेगा, है ना। सपोज मैंने यहाँ पे इस तरीके से, सपोज ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है एंड बी की वैल्यू 4 है, राइट। तो क्या इस वाले में मास्टर थ्योरम लगेगी, तो देख लेते हैं। यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, बिल्कुल है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अब यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है, मतलब मास्टर थ्योरम लग जाएगी, है ना। अगर ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 4 होगी। अब अगर सपोज ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो क्या मास्टर थ्योरम लगेगी, लेट्स सी। यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ये कंडीशन परफेक्ट हो गई बिकॉज 1 के इक्वल है ना। देन उसके बाद बी क्या बोल रहा है, 2 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे अगर 1 हो जाता है 2 की वैल्यू तो ये एप्लीकेबल नहीं होती। इतना आपको क्लियर है। ये सिंपल सा रहता है ए और बी की कंडीशन, है ना। अगर ये सेटिस्फाई करता है दैट मीन्स मास्टर थ्योरम एप्लीकेबल है, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन। गॉट इट। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस क्या है एंड कैसे फाइंड करना है बाय हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम। हाउ वी कैन फाइंड recurrence relation by help of master theorem, how we can solve, right। प्रोसेस देखते हैं अपन।
Here is a three simple step to solve any recurrence relation by help of master theorem. So सिंपल से यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहली स्टेप है, ये क्या है, सॉल्यूशन की फर्स्ट स्टेज है, दैट मीन्स यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, राइट। अब इसमें क्या है, n की पावर log बेस बी ए, देन यहाँ पे u ऑफ n, ये क्या है, फॉर्मूला है, जो भी समझो आप, है ना। यहाँ से मास्टर थ्योरम क्या होती है, यहाँ से मास्टर थ्योरम स्टार्ट होती है, राइट, सॉल्व करना स्टार्ट होता है। सो ये आपको लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद जो भी आपकी b की वैल्यू हो, जो भी आपकी a की वैल्यू हो, वो यहाँ पे पुट करना है आपको। देन जो भी आप सॉल्व कर सकते हो थोड़ा बहुत, उसको सिंप्लीफाई करना है। देन यहाँ पे n की जो भी पावर वगैरह आए वो आपको लिख लेना है। क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पे है u ऑफ n, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे u ऑफ n है। अब इसकी जो वैल्यू है ये तो आप फाइंड आउट कर लोगे इसको सिंप्लीफाई करके लॉग को, राइट। बट यहाँ पे जो u ऑफ n है इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल से यहाँ पे समझो, u ऑफ n डिपेंड करता है h ऑफ n पे। अब h ऑफ n कहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, सो वो भी बहुत सिंपल है, स्टेप नंबर 3 आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। सो h ऑफ n ये भी आप इजिली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। सो इसकी वैल्यू क्या होती है, f ऑफ n, ये क्या है, f ऑफ n है, राइट। देन उसके बाद डिवाइड में ये सेम चीज है ना, ये सेम वैल्यू यहाँ पे, मतलब n की पावर log देन बेस b और यहाँ पे a, ये आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको h ऑफ n मिलेगा। जब h ऑफ n मिल जाएगा देन इसकी हेल्प से आप u ऑफ n को फाइंड आउट करोगे, राइट। अब कैसे फाइंड आउट करना है, अभी आपको बिल्कुल भी यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना है, सारी चीजें क्वेश्चन जब करूंगा तो वहां पे आपको सिंप्लीफाई हो जाएंगी, है ना, वहां पे आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाउ वी कैन फाइंड, राइट। सो यहाँ पे इजीली आपको सारी प्रोसेस समझ में आ रही होगी, है ना। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में ये सब क्या लिखा हुआ है ना, क्या चल रहा है, सो आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, ये क्या है अपनी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे h ऑफ n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना, बिकॉज आपको u ऑफ n की वैल्यू चाहिए। ये किस पे डिपेंड करेगा, h ऑफ n पे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, राइट। अब जो भी वैल्यू आएगी देन उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है इन तीन कंडीशन में से किस कंडीशन में एप्लीकेबल है। देन जो भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करे उसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी u ऑफ n की वैल्यू होगी। तो यहाँ से आपको u ऑफ n मिल जाएगा, राइट। कैसे मिला u ऑफ n, ये डिपेंड कर रहा था h ऑफ n पे, इसकी वैल्यू आपने यहाँ से निकाली, देन जो भी वैल्यू आई उसको कंपेयर किया तो उसके जस्ट सामने वाली वैल्यू आपकी इसकी हो गई u ऑफ n की, राइट। दैट्स वाई हमने बोला कि ये डिपेंड करता है ना। सो यहाँ पे ये 3 स्टेप्स हैं और ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। इस टेबल के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना। सो देखो, सपोज आपका जो यहाँ पे जो ये वैल्यू है, दैट मीन्स जो एफ ऑफ एन सॉरी एच ऑफ एन है, तो एच ऑफ एन की जो वैल्यू है वो एन की पावर समथिंग कुछ आई है, राइट। मतलब एन की पावर 2 3 इस तरीके से कुछ भी आई है। सो उसका मतलब क्या है कि जो जो भी वैल्यू आई है अगर वो यहाँ पे ग्रेटर देन है जीरो से बड़ी है, तो आपको जस्ट इसके सामने वाली ये जो वैल्यू है ना, ये हो जाएगी यू ऑफ एन की वैल्यू, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन की जो पावर है वो सेम एज इट इज यहाँ पे हो जाएगी अगर यहाँ पे आर की वैल्यू बड़ी है। आर क्या है, पावर ऑफ एन, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे पावर ऑफ एन अगर लेस देन है तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पे यू ऑफ एन की वैल्यू, राइट। सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, है ना, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या है, यहाँ पे थर्ड कंडीशन सिंपल सा बोल रहे हैं log n की पावर i। अब अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आती है उसके हिसाब से अपन देखेंगे i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू जो भी होगी फिर कंपेयर करेंगे, है ना। अगर i की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है या फिर 0 के इक्वल है, सो अपन इस कंडीशन को अप्लीकेबल कर देंगे, इस कंडीशन को लगा देंगे। सो यहाँ पे इस तरीके से u ऑफ n की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो अब अपन क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड आपको इजिली समझ में आ जाएगा। क्लियर है। नाउ लुक, इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। सो क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ गिवन रिकरेंस रिलेशन। अपन को रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, अपन को उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है। एंड हाउ वी कैन फाइंड, सिंपल है, यहाँ पे जैसे मैंने प्रोसेस बताया था, वी हैव टू फॉलो सिंपल 3 स्टेप्स देन वी कैन इजिली फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन रिकरेंस रिलेशन। सिंपल। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे कि गिवन दैट, राइट। सो गिवन दैट क्या चीज अपन को दे रखी है, अपन को यहाँ पे दे रखा है a विल बी इक्वल टू 8, है ना। इसको आप चाहो तो अगेन लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। देन उसके बाद b की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो अपनी b की वैल्यू है,
दैट मीन्स ये 2 है। सो ये चीज हमें मिल गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे चेक करेंगे क्या हम इसको मास्टर थ्योरम से कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सो वी हैव टू अप्लाई मास्टर थ्योरम कंडीशन, राइट। सो कंडीशन किस तरीके से, सिंपल है। सो अपन यहाँ पे लिखेंगे चेक टू सॉल्व बाय मास्टर थ्योरम, राइट। सो यहाँ पे अपन सिंपल से लिखेंगे कंडीशन ऑफ मास्टर थ्योरम। किस तरीके से कंडीशन हो जाएगी, सिंपल है। अपन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो ए की वैल्यू है ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए एंड बी भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सो यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम। सो अपन लिखेंगे वी कैन सॉल्व, और यहाँ पे आप लिख सकते हो फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन रिकरेंस रिलेशन बाय मास्टर थ्योरम, राइट। सो सिंपल है, ये मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी। अब अपन को क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे देखो, अब अपन को जो मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर जो 1 मैंने बताई थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल करना है, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 क्या थी, एन की पावर यहाँ पे हो जाएगी अपनी, एन की पावर हो जाएगी लॉग, देन यहाँ पे बी हो जाता है ना, बी की वैल्यू क्या अपनी 2 है। सो यहाँ पे बी की वैल्यू 2, देन इसकी वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 8 थी, राइट। इस तरीके से मैंने लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पे u ऑफ n, राइट। सो u ऑफ n मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, सिंपल है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो ध्यान से देखो, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या हम इसको यहाँ पे लिख लेना t ऑफ n विल बी इक्वल्स टू, है ना, t ऑफ n विल बी इक्वल्स टू। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 8 को 2 की पावर 3 के टर्म में। सो n की पावर log बेस 2 और 2 की पावर 3, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे सिंपल से एक चीज पता है कि अगर यहाँ पे log देन a की पावर m होता है तो यहाँ पे m log ए हो जाता है ना, मतलब पावर क्या हो जाती है यहाँ पे आगे ट्रांसफर हो जाती है, राइट। वही सेम चीज हम कर रहे हैं, पावर को आगे ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ पे टी ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन, देन उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड लॉग और बेस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब आपको एक चीज और पता है कि अगर यहाँ पे लॉग बेस 2 है और यहाँ पे 2 है, मतलब दोनों चीजें सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना। u ऑफ n यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे t ऑफ n विल बी इक्वल्स टू n की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा u ऑफ n, राइट। यहाँ तक क्लियर है आपको। देन उसके बाद हमें अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है u ऑफ n की वैल्यू। अब हमें सिंपल सा पता है कि जो u ऑफ n होता है वो डिपेंड करता है h ऑफ n पे, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट u ऑफ n is डिपेंड ऑफ एच ऑफ एन, राइट। सो यहाँ पे इस पे ये डिपेंड करता है ना। सो अपन सिंपल से क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो सिंपल से अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिखेंगे एच ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एन डिवाइड बाय एन की पावर लॉग बेस 2 और यहाँ पे सॉरी ए, देन यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे हो जाएगा ए, है ना, मतलब सेम टू सेम, राइट। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सेम आपको लिखना है। क्लियर यहाँ तक, चलो। अब यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ एन क्या है, तो देखो फंक्शन ऑफ एन क्या होता है, सिंपल सा मैं बता दूं। सो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जो अपना बेसिक फॉर्मूला था उसमें क्या था, यहाँ पे ए देन बी देन प्लस में फंक्शन ऑफ एन, मतलब जो यहाँ पे एन की जो भी पावर चल रही है वही क्या कहलाता है, अपना फंक्शन ऑफ एन कहलाता है। सो जो भी प्लस में है वो अपना फंक्शन ऑफ एन है, मतलब एन स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, एन का स्क्वायर डिवाइड में इसकी वैल्यू अपन ने अभी अभी सॉल्व की है, क्या ये एन की पावर 3। सो एन की पावर 3 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन में एन बचने वाला है
अब 1 अपॉन में एन को ऊपर लेके जाऊंगा तो एन इनवर्स हो जाएगा, राइट, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू आई, एच ऑफ एन की वैल्यू हमारी आ चुकी है ना। सो एच ऑफ एन विल बी इक्वल टू क्या आया, एन इनवर्स। अब सिंपल सा यहाँ पे समझो, यहाँ पे सिंपल सा समझो। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी कंडीशन इसके अंदर लग रही है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, अब मेरी जो यहाँ पे एच ऑफ एन है वो एन की पावर में यहाँ पे कुछ आया है, मतलब -1 आया है। सो आर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आर की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, -1, राइट। दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन। तो जो अपना यू ऑफ एन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। सो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू टेबल, यहाँ पे लिखेंगे आर विल बी इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0। सो अपना यहाँ पे हो जाएगा, सो u ऑफ n विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1, है ना, यही सेम चीज थी। सो अब इसको अपन यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, अब इसको इक्वेशन नंबर अपन इसमें डालेंगे, है ना, इसमें जो वैल्यू अपनी आई थी यहाँ पे, इसको चाहो तो इक्वेशन 2 दे देना, और जो अपनी स्टार्टिंग में थी इसको इक्वेशन 1 दे देना, ठीक है। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू एन की पावर 3, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे अपन सिंपल सा लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 चाहो तो लिख सकते हो, राइट। सो टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन की पावर 3, और यही क्या अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है गिवन यहाँ पे रिअक्रेंस रिलेशन की, राइट। सो ये क्या है अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। ऑल राइट, सो होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमने देखो क्या किया, सिंपल है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हो सकता है अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले ए वी की वैल्यू को फाइंड आउट किया, देन देखा यहाँ पे मास्टर थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। सो यहाँ पे अपन ने देखा मास्टर थ्योरम लग जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों 1 से बड़े हैं, है ना। सो यहाँ पे अपन ने मास्टर थ्योरम लगाई, सबसे पहले n की पावर log बेस 2, और यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे अपना b रहता है, यहाँ पे a रहता है। सो इसको अपन ने अप्लाई किया, इसको सॉल्व किया लॉग वाले को, देन अपने यहाँ पे बचा क्या, एन की पावर 3, और यहाँ पे यू ऑफ एन की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना था। सो यू ऑफ एन डिपेंड करता है किस पे, एच ऑफ एन पे। एच ऑफ एन का फॉर्मूला ये होता है फंक्शन ऑफ एन डिवाइड में, और वो सेम चीज जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था। इसकी वैल्यू अपनी एन की पावर 3 आई थी, इसकी वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, है ना। सो वो लिया अपन ने, इसको कैंसिल किया, 1 अपॉन एन बचा, एन इनवर्स यहाँ पे हो गया, देन एन इनवर्स हो गया। तो अपन ने टेबल के अकॉर्डिंग देखा, जो यहाँ पे अपना एच ऑफ एन है, इसमें एन की पावर -1 है, मतलब -1 क्या है, लेस देन है 0 से। दैट मीन्स यहाँ पे सेकंड कंडीशन लग रही थी अपनी, है ना। सो ऑर्डर ऑफ 1, देन सिंपल है, मैंने इसकी जगह पे ऑर्डर ऑफ 1 लिख लिया। ऑर्डर ऑफ 1 दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन की पावर 3। सो ये अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, दैट्स इट। सो सिंपल इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, है ना।